जी। तो अब याद करो, लास्ट के लेक्चर तक में अपन ने बेटा क्या-क्या डिस्कस कर लिया था। लास्ट के लेक्चर में बेटा अपन ने डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन के बारे में। स्पेशली वहाँ पे हमने आपको ये बताया हुआ था कि किस तरह से एटीपी और एनएडीपीएच अल्टीमेटली बने थे, या सिंपल से शब्दों में ये समझो कि हम मेनली वहाँ पे बेटा ये बताना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस तरह से होता है। अल्टीमेटली अपन ने यही देखा हुआ था ना कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो यहां से लेकर के यहां तक, मतलब क्या, PS2 से लेकर के PS1 तक किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, और यहाँ पे फिर आगे किस तरीके से स्टोरी रन हो रही थी। यही अपन ने बेटा देखा था। PS1 का भी अपन ने देखा हुआ था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आखिरकार फाइनली रन हो रहा था और इलेक्ट्रॉन वापस अपने प्लेस पे आ जा रहा था। और वहां पे अपन ने इसको क्या नाम दिया था, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन यहां से बेटा कंप्लीट हो जाती है, और अब इसके बाद अपने को जंप करना चाहिए कहां, डार्क रिएक्शन में। समझना बात को, लाइट रिएक्शन यहां से बेटा कंप्लीट होती है और अब अपने को जंप करना चाहिए डार्क रिएक्शन में। बट डायरेक्टली अपन डार्क रिएक्शन में बेटा जंप नहीं कर सकते। अपन को बीच में एक ऐसी लिंक की बेटा यहाँ बातें करनी होगी जिसने की लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का कनेक्शन कुछ स्टेबल करेगा, या उसका कुछ कनेक्शन आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। ठीक है। और उसको समझाने के लिए पीटर पीटर मिशेल, ठीक है, पीटर मिशेल भाई साहब आए थे, और उन्होंने दरअसल ये बताना चाहा था कि जो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि एटीपी का बनना, एटीपी का बनना। भाई देखो, एनएडीपीएच का बनना तो आपने वहां पे पढ़ लिया था। एनएडीपीएच का बनना वहां पे आपने पढ़ लिया था। लेकिन एटीपी के लिए हमने क्या कहा था कि यहां से CYT B6F के पास हमने कहा था यहां से एटीपी बेटा बनती है। बट ये एटीपी कैसे बनती है ये हम आपको बाद में बताएंगे, यही हमने कहा था, यही कहा था ना। अब बेटा वही बात हो रही है कि आखिरकार ये एटीपी कैसे बनी होगी। एटीपी के बनने की एग्जैक्ट प्रोसेस को बेटा पीटर मिशेल वाले भाई साहब ने, पीटर मिशेल भाई साहब ने क्या किया था, समझाया था। और उन्होंने अपने इस हाइपोथेसिस को या उस समझाने का उनका जो भी पॉइंट था उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपके 12th लेवल के, सॉरी, आप तो 12th में तो अभी आप हो ही नहीं, आपको 11th लेवल पे भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती है। बट नीट लेवल पे बेटा इसका एक क्वेश्चन कंपलसरी है। ज्यादातर केसेस में क्या करता है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है। एनसीईआरटी जब आप खोलोगे ना, तो आपका जो इधर वाला जो पेज है, इधर वाला जो पेज है, इधर वाले पेज में, बुक के इधर वाले पेज में क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कुछ इस तरीके का बेटा वो डायग्राम, हम आपको अब यहीं से बेटा हम बता देते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम है। यहाँ पे शायद पिंक पिंक कलर का कुछ बनाया हुआ है। ठीक है। और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का चैनल बना, ऐसा कुछ उसने स्टोरी बेटा पूरा बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा ये बेटा जो डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है वो बताना चाह रहा है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के ही बारे में। एक एक या डेढ़ पैराग्राफ में, 1.5 पैराग्राफ में शायद उसने कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को वहां पे समझाने की कोशिश भी की गई है एनसीईआरटी में। ठीक है। ये डायग्राम ही बेटा क्वेश्चन में रख दिया जाता है एज इट इज, ये डायग्राम वहां पे लिया जाता है और ABCD करके आपको लेबलिंग कंप्लीट करनी होती है। पहला टॉपिक हो गया, पहला तरीका हो गया इसको पूछने का। दूसरा तरीका कभी कोई पूछता है रिक्वायरमेंट ऑफ द कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, रिक्वायरमेंट ऑफ द कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है। तो अपने को पहले ये जानना है कि कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या है, किसने दिया था, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अपने को क्या बेटा बताएगी, हेक्सोस, अरे बेटा, अरे चलो ठीक है, ऋतिक बता देते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल वाला पॉइंट है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड। ठीक है, 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड अभी आप ये आप समझ लो। ठीक है। ये अपन जो ग्लूकोज फ्रक्टोज की बेटा बातें करते हैं ना, ग्लूकोज ये क्या है, ये बेटा C6H6O6, ये बेटा हेक्सोस की ही कैटेगरी में काउंट होता है। ठीक है। एक तरीके से कह लो ट्राइयूज
ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ठीक है, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, जिसमें किसमें कितना कार्बन नंबर है उसके आधार पे इसको बेटा डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलो खैर वो टॉपिक से हटके के बातें थी। इन शॉर्ट बेटा ऋतिक हमने अब फिलहाल अभी आपको ये बता दिया है, ठीक है। चलो वेल, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी प्रोसेस। एटीपी की फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे कैसे हो सकती है वो सब अपन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें लाइट और डार्क रिएक्शन के बीच का लिंक अप मिलेगा कि किस तरीके से लाइट से अपन डार्क रिएक्शन में अपन स्मूथली रन कर सकते हैं। क्या यहाँ पे मिलेगा अपने को, एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है। किसने दिया हुआ था अपने को, बेटा पीटर मिशेल भाई साहब ने दिया हुआ था। उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की थी कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल से शब्दों में बोले तो फास्फोराइलेशन कैसे होता है। याद करो पहले अपन ने वहां पे क्या बताया था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये नॉन साइक्लिक या साइक्लिक तो ठीक, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या था, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट का ऐड हो जाना, मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो जाना। पीटर मिशेल ने कुछ और भी बातें इसमें बेटा उन्होंने ऐड करी थी, ठीक है। समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो कि अपन केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बीच में कहां से अपन जंप करके आ गए, यहां से अपने को एटीपी के फॉर्मेशन की प्रोसेस समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हेडिंग हम आज की बेटा डालते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे जब अपन ने एटीपी के फॉर्मेशन की प्रोसेस देखी थी तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एटीपी कैसे बनता है, एटीपी कैसे बन सकता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू बन सकता है, पूरा का पूरा यहाँ पे अपन देखेंगे। मतलब कि यहाँ पे अपन फास्फोराइलेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की बेटा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आप चाहो तो आज की बेटा डाल सकते हो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ध्यान रखना किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पीटर मिशेल। पीटर मिशेल भाई साहब ने इसको बेटा समझाया था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को, ठीक है। और वो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम जो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, मतलब ये सिंपल से आप ये कह लो कि एटीपी सिंथेसिस done with the help of phosphorylation process. According to him, ATP synthesis occurs with help of phosphorylation. ठीक है, एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो कैसे होती है, फॉस्फोराइलेशन के कारण होती है। इन्होंने बेटा ये भी बताया कि ये जो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस है ये टोटल तीन कैटेगरी की बेटा हो सकती है, ठीक है। फास्फोराइलेशन की ये जो प्रोसेस है ये तीन कैटेगरी की बेटा हो सकती है, या तीन तरह से बेटा अपन इसको देख सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप बेटा लिख सकते हैं, फास्फोराइलेशन मे बी ऑफ थ्री टाइप, ठीक है। फास्फोराइलेशन कैसा है बेटा, तीन टाइप का हो सकता है, मे बी ऑफ थ्री टाइप। कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट डायरेक्ट फास्फोराइलेशन, नंबर सेकंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी हम केवल क्या बताना चाह रहे हैं कि फास्फोराइलेशन, अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि पीटर मिशेल ये कह रहे थे कि भाई जो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस है, मतलब कि एटीपी सिंथेसिस की एक ओवरऑल जो बेटा प्रोसेस है वो तीन तरह से कंप्लीट हो सकती है। पहला डायरेक्ट फास्फोराइलेशन हो, मतलब कि डायरेक्टली एटीपी बेटा बनती हो। फोटोफॉस्फोराइलेशन होता हो, फास्फोराइलेशन मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में बेटा एटीपी बनती हो। एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, बोले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होते हुए एटीपी का फॉर्मेशन होता हो, या कि फास्फोराइलेशन होता हो, ठीक है। ये तीन तरह से फास्फोराइलेशन की बेटा प्रोसेस हो सकती है, ठीक। चलो अगर हम यहाँ पे कहें कि डायरेक्ट फास्फोराइलेशन कैसे होता होगा, डायरेक्ट फास्फोराइलेशन की बेटा बातें करते हैं, ध्यान से सुनना समझना। हम कह रहे हैं डायरेक्ट जब हम बेटा कहते हैं इसका मतलब यहाँ पे बाकी किसी भी तरह के मीडिएटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बाकी किसी तरह के अदर या एक्स्ट्रा मीडिएटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए।
मतलब ये एटीपी प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट से डायरेक्टली, सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बन रहा हो तब वहां पे डायरेक्टली एटीपी का बेटा प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे परफॉर्म होंगी। तो हम सिंपल से हम शब्दों में हम कह सकते हैं कि मतलब जब ए से, ए मान लो कोई सबस्ट्रेट हो और ए से जब बी बन रहा हो, प्रोडक्ट बेटा बन रहा हो, तो उसी ड्यूरेशन पे क्या हो, यहाँ पे फास्फोराइलेशन की प्रोसेस हो जाए। तो हम बेटा कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो, ए से बी की जब प्रोसेस हो रही हो तब यहाँ पे क्या हो बेटा, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी बॉन्ड बन जाए। हाई एनर्जी बॉन्ड बोले तो एटीपी है ना, फास्फोराइलेशन हो जाना, हाई एनर्जी यहाँ पे बेटा क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। इसी हाई एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड या कि फास्फोराइलेशन बॉन्ड अपन कहते हैं। जब अपन बायोमोलिक्यूल जब अपन देख रहे होते हैं वहां पे न्यूक्लिक एसिड पढ़ने के पहले अपने को पढ़ना होता है फॉस्फेट का हाई एनर्जी बॉन्ड क्या होता है, एटीपी से एटीपी का बनना क्यों होता है, ठीक है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से एक फॉस्फेट मिलेगा तो क्या बनेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या मिलेगा, एक और एटीपी मिलेगा तो क्या बनेगा, ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये समझ लो कि ये तीन हो गए, एक फॉस्फेट एक फॉस्फेट एक फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या कहलाया, एटीपी। तो शुरू में क्या रहा होगा, एक एटीपी से एक फॉस्फेट बनेगा, एएमपी कहलाएगा, ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। फिर जब इससे एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो ये क्या हो गया, पहले पहले क्या था, एक सिंगल फॉस्फेट जुड़ा था, जुड़ने में भी कम एनर्जी लगेगी तो टूटने में भी कम एनर्जी बेटा लगेगी। फिर इससे जब सेकंड फॉस्फेट जुड़ा तो अब ज्यादा एनर्जी लगेगी, टूटने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन जब थर्ड फॉस्फेट जुड़ता है ना तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी नीडेड होती है, और जब ये टूटता है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बेटा रिलीज होती है। इसीलिए जो थर्ड वाला जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है उसको अपन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड का बेटा नाम देते हैं। कुछ ऐसी बातें अपन जब अपन न्यूक्लियोटाइड का की बातें करते हैं तब बेटा वहां पे अपन पढ़ते हैं, शायद आपने पढ़ा हुआ हो या पढ़ने को आपको मिलेगा आगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अपने को यही बात करनी है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, ये फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का ऐड होना क्या कहला रहा है बेटा, ये फॉस्फोराइलेशन कहला रहा है, ठीक है। अपने को यही बात करनी है कि ये कैसे होता है। तो जब हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होता है, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन मतलब कि जो सबस्ट्रेट होगा, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन बोले तो क्या बेटा, जो सबस्ट्रेट होगा जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एग्जांपल वाइज तौर पे अगर हम देखें तो याद करो आपने 11th में जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपने अपने बेटा पढ़ा ही होगा। तो रेस्पिरेशन में आपने अपने बेटा क्या पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस। रेस्पिरेशन में बेटा आपने ग्लाइकोलिसिस बेटा पढ़ा हुआ होगा, और ग्लाइकोलिसिस में बेटा डेफिनेटली आपने एक स्टेप पढ़ा होगा जहां पे फास्फोएनॉल पायरुवेट, फास्फोएनॉल पायरुवेट से बनता है क्या, पायरुविक एसिड। मतलब ये कि हमारे ग्लाइकोलिसिस का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस का सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वहां की हम बेटा बातें कर रहे हैं कि वहां पे पीईपी, फास्फोएनॉल पायरुवेट डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, और ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन एटीपी बेटा बन जाती थी। हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे बेटा ये कह रहे हैं कि जब हमारा पीईपी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पीए में, ठीक है, समझना बात को। हम यहाँ पे बेटा लिख दे रहे हैं पीईपी इक्वल टू फास्फो एनॉल पायरुवेट, ठीक है। और जब जब हम क्या कह रहे हैं, पीए, पीए बोले तो क्या, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ओके, तो जब फास्फोएनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बेटा बनता है, हाँ अच्छा नहीं, हाँ अभी नहीं हुआ है, ठीक है, पढ़ना, बट 11th में थोड़ा बहुत अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का याद हो तो, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब फास्फोएनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में बेटा कन्वर्ट होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाती है, फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। तो इसका ये जो फॉस्फेट है ना, ये वाला फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट क्या है, एडीपी के साथ जुड़ जाता है। तो कुछ स्टोरी बेटा कुछ ऐसी हो जाती है, प्लस एडीपी यहाँ पे होता है, और अब आगे की जो स्टोरी बनती है वो पीए और क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। तो ये एडीपी से एटीपी में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, ये एक फॉस्फेट इधर पे आकर के जुड़ जाता है, ठीक है। ये डिटेल आपको बेटा बताएंगे, डिटेल पूरा का पूरा बताएंगे जब अभी अपन जब रेस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अभी बस एक रफ आइडिया हमने कहा कि आपने 11th आपका चूंकि हो गया है तो शायद आपने ग्लाइकोलिसिस की एक रफ प्रोसेस एनसीईआरटी में देखी हो, नहीं देखी है तो देखिएगा, 10th वगैरह में भी रहता है, ठीक है। फिर तो ये पॉइंट वहां पे बेटा आपको मिलेगा। ये क्या है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
डायरेक्टली एटीपी बनी है, ये अपना सबस्ट्रेट, ये अपना प्रोडक्ट, और यहाँ से डायरेक्टली एटीपी अपने को फॉर्म हो रही है। ये जो बेटा प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन। अब सुनो बात, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये वाला जो जो क्वेश्चन है, ये वाला जो जो क्वेश्चन है, ये अभी अब जो हम जो बेटा बताने वाले हैं इस क्वेश्चन का, या ये वाला जो पॉइंट है क्वेश्चन के फॉर्म में, लगभग 2020 का जो नीट हुआ था उसमें बेटा क्वेश्चन के पैटर्न में आया हुआ था। ये जो डायरेक्टली एटीपी बना है, ये कहाँ से बना है? हमने क्या कहा? ये क्या है बेटा? अपना सबस्ट्रेट। ये क्या है बेटा? अपना सबस्ट्रेट। और ये क्या है बेटा? अपना प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में ये दो चीजें तो होती है, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट से डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन हो गया है। तो चाहे आप इसको डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन कहो, या इसी को आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहो। क्या कहोगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको बेटा कहोगे। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नीट 2020 में बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? रिस्कॉर्ड आप इसको बेटा बताओगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हम यहाँ पे बेटा हम लिख रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन जो हो रही है, इसी को बेटा अपन क्या बोल सकते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि पीटर मिशेल भाई साहब ने ये कहा था कि भाई फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है वो बेटा 3 स्टेप में टोटल कंप्लीट हो सकती है। या तो डायरेक्ट हो, मतलब कि सबस्ट्रेट लेवल की हो, या तो फिर फोटोफॉस्फो हो, या तो फिर ऑक्सीडेटिव हो, ठीक है? डायरेक्ट वाली आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद पीटर भाई साहब ये कहते हैं कि जो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्चुअली है वो बेटा किसको यूज करती है, या ये कहो कि वो किस में देखी जा सकती है? फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। मतलब ये है सॉरी, कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को यूज करती है, या उसमें अपन कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को प्रॉपर्ली अप्लाइड कंडीशन में देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट था पीटर मिशेल का। दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। पहला क्या? फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप का हो सकता है? सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फो एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यूज फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ठीक है? यहां तक की बात बेटा क्लियर? जल्दी बोलो, यहां तक की बात क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक? लिख लिया इसको? जल्दी बोलो बच्चा, लिख लिया हो तो फिर आगे चलें। बोलो 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 बोलो। अरे कोई तो रिस्पॉन्स दो। लिख लिया क्या? हाँ हाँ यार बेटा, ओके ओके चलो ठीक है, ठीक 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 ठीक, सभी को हो गया, वेरी गुड। समझ में आई बात? अपन क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं लिखने के साथ साथ? समझ में आई अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, या इसको एक बार अभी और समझाना है यहाँ तक की बातें? ये भी जरा बताओ। चलो ठीक है, तब तक आप बताओ, फिर तब तक अपन चलते हैं यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई आई कैन स्टैंड टाइपिंग में टाइम लग गया, चल ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट हम बेटा लिख रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पीटर अकॉर्डिंग टू पीटर चल रस्ट बोथ बोले तो सेकंड एंड थर्ड फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन process use chemiosmotic
हाइपोथेसिस। ओहो, क्या तो हो रहा है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ट्रस्ट बोथ बोले तो इट मीन्स दैट हम ये कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे दरअसल बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है और जो फोटो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, मीन्स फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव phosphorylation process use chemiosmotic hypothesis। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए ये ध्यान देना जरूरी है कि फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती कहाँ है, कहाँ पे हो रही है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये वाली प्रोसेस कहाँ पे हो रही होगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, और ये कहाँ हो रही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान देना, यहाँ पे अपन कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन परेशान हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, ये चीजें बेटा ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो, अब देखो, अगर अपन देखें कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में एक्चुअली हुआ क्या, क्या हुआ होगा, या ये क्या डिफाइन करना चाहती होगी, ये दरअसल ये बताती है कि किस तरीके से एटीपी का प्रोडक्शन किया जा सकता है या किस तरीके से एटीपी बनता होगा। ध्यान देना, दोनों की दोनों प्रोसेस में, चाहे वो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो, दोनों की प्रोसेस में लगभग एक कॉमन चीज अपने को देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि समझो, अगर यहाँ पे अभी हम बेटा डिस्कस करना चाह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के साथ, तो देखो, समझो, अगर ये हमारी हो गई मेम्ब्रेन, अगर हम इसको आउटर और इनर मेम्ब्रेन का बेटा नाम दे देते हैं, ठीक है, मान लो अगर हम ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, ओएम आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो तो ध्यान देना, ये वाला कौन सा पार्ट होगा, याद करो, क्लोरोप्लास्ट में ये क्या पार्ट हुआ करता था, स्ट्रोमा का, है ना, और यहाँ पे अपने को बेटा क्या मिला करता था, ग्रैनल थाइलाकॉइड मिलता था या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड मिलता था। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हो क्या रहा था, ये क्या पार्ट था इसका बेटा, ल्यूमेन था, ये क्या था इसका, ल्यूमेन था, है ना, और इस प्रोसेस में हो क्या रही थी, इस प्रोसेस में बेटा क्या हो रहा था, H+ यहाँ पे अंदर की तरफ बन रहे थे, यही तो हो रहा था ना, यहाँ पे ढेर सारे बेटा H+ क्या हो रहे थे, बन रहे थे, मतलब कि यहाँ पे इसके ल्यूमेन में अपने को प्रोटॉन देखने को ढेर सारे मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी ल्यूमेन की ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी ल्यूमेन की ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में बेटा अपने को मिलता है F0 एंड F1, क्या मिलता है, एक चैनल मिलता है, F0 F1 चैनल मिलता है। ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं, ये शो चलता है, जहां से आए वहां से कंटिन्यू करो, चलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम ये कह रहे हैं कि पीटर भाई साहब ये बता रहे थे कि भाई जो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, हम इसको अभी फिलहाल आपको क्लोरोप्लास्ट की कंडीशन में आपको हम दिखा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हुआ, उन्होंने ये कहा कि इसका जो ग्रैनुल थाइलाकॉइड था, ग्रैनुल थाइलाकॉइड में क्या हुआ, इसके ल्यूमेन में H+ क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, इसके ल्यूमेन में क्या हो गए, H+ क्या हो गए बेटा, कलेक्ट हो गए, इसके ल्यूमेन में H+ क्या हो गए बेटा, कलेक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, कलेक्ट होने के बाद H+ में H+ जो ल्यूमेन में है वो कलेक्ट तो हो गए, और यही H+ जब F0 F1 चैनल से होते हुए जब अंदर की तरफ आएंगे, F0 F1 चैनल से होते हुए जब ये अंदर की तरफ आएंगे, तब ये क्या करेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन कराएंगे। जब ये F0 F1 से होते हुए अंदर की तरफ आएंगे, तब ये बेटा क्या करेंगे, एटीपी की सिंथेसिस कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई, क्योंकि
जो F1 वाला पार्ट है या हेड वाला पार्ट है उसके पास बेटा एटीपीएस एंजाइम है। ये एटीपीएस एंजाइम एक्टिवेट होता है जब हेड वाला पार्ट ऐसे ट्विस्ट करता है। जब हेड वाला पार्ट ऐसा ट्विस्ट करेगा तब ये एटीपीएस एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब कि F0 क्या करता है, एज अ पाथवे काम करता है H+ को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, एटीपी बनाने के लिए H+ का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो क्या करेगा, जब F0 से होते हुए F1 से होते हुए जब गुजरेगा तो F1 वहां पे F1 को वो ट्विस्ट कर देगा, घुमा देगा, जिसके कारण से F1 में प्रेजेंट जो एटीपीएस एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और एटीपी की सिंथेसिस कर देगा। ठीक है, ऐसी कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे कर दी। यहां तक की बात समझ में आई आपको? F0 F1 ये बेटा चैनल होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत याद हो तो वहां पे आपने बेटा F1 पार्टिकल पढ़ा है। क्रिस्टी में मिलने वाले जो छोटे छोटे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर हम ये स्ट्रक्चर बताते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बेटा आपने देखा था, और इसमें आपने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने बेटा बनाया था। ये जो स्ट्रक्चर था जिसको हम आप ऑक्सीजोम या एनर्जी पार्टिकल या F1 पार्टिकल कहते थे, ये वही F0 F1 चैनल है। ठीक है, इनका ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर अपन डिटेल में देखें तो ये अपने को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको इस वाले पार्ट को अपने बेटा बोलते हैं F0, इसको बेटा पर बोलते हैं F1। थोड़ा अगर अपन इसको और क्लियर कर देखें तो ये दरअसल ऐसे होता है F0 और F1। तो ये जो दोनों ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाते हैं, F0, और ये वाला क्या कहलाता है, F1। इसके पास होता है एटीपीएस एंजाइम, और जब H+ यहाँ से हो करके इससे गुजरता है तो जैसे ही यहाँ से हो करके नीचे की तरफ H+ आएगा, ये वाला पार्ट बेटा ट्विस्ट हो जाएगा, घूम जाएगा और इसका एटीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा। तुरंत ये क्या करेगा, एटीपी को बेटा फॉर्म कर देगा। क्लियर यहां तक की बातें? यहां तक की बातें क्लियर? अच्छा, H+ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी है। H+ तो यहीं पे है, यहाँ से ल्यूमेन से, इसके ल्यूमेन से, इसकी मेम्ब्रेन से वो जो निकलेगा तो H+ आएगा कहाँ, यहाँ पे आएगा ना। H+ यहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है, निकलेगा तो H+ यहीं पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ का H+, यहाँ के H+, बस इन्हीं की कुछ कारस्तानी है जिसके कारण से क्या होता है, एटीपी बन जाता है। आगे अभी बेटा आपको बताते हैं। फिलहाल अभी आपको अगर ये समझ में आया हुआ हो कि एटीपीएस एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, F0 F1 क्या है, यहाँ पे H+ का क्या रोल है, तो अपन आगे बेटा चल सकते हैं। ठीक है, हमने ये बताया कि मिशेल भाई साहब ये कहते हैं कि एटीपी के फॉर्मेशन होने के लिए H+ आयन थोड़ा इंपॉर्टेंस अपना शो करता है। ये H+ आयन जब F0 F1 चैनल से हो करके गुजरता है तब ये F1 बोले तो अपने F पार्टिकल के हेड वाले पोर्शन को ट्विस्ट कर देता है, जिसके कारण से वहां पे जो एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। यहां तक की कोई दिक्कत? यहां तक की बात क्लियर आपको? जल्दी बताओ, यहां तक की बात क्लियर? चलो, अब देखो यहाँ पे आपको F0 F0 कैसे मिलेगा। ये जो मेम्ब्रेन, अब देखो, चाहे मेम्ब्रेन ये वाली हो चाहे मेम्ब्रेन ल्यूमेन वाली हो, ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती है, हमेशा डबल लेयर्ड होती है। मेम्ब्रेन हमेशा डबल लेयर्ड होगी और ये लिपिड बाइलेयर की बेटा बनी हुई होगी। तो जब हम ल्यूमेन की मेम्ब्रेन अभी आगे जब हम निकाल के देखेंगे तो ल्यूमेन की मेम्ब्रेन भी अपने को डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में बेटा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो ल्यूमेन की जो मेम्ब्रेन है, इस ल्यूमेन की मेम्ब्रेन में ही अपने को इस तरीके से क्या होते हैं, चैनल बेटा अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो ल्यूमेन की मेम्ब्रेन है अपने को इसमें इसी तरीके का चैनल देखने को मिलता है, और ये चैनल फिर से बता देते हैं कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। अब इसको ऐसा मत करना कि सर ये तो टेडी बियर बन गया, रैबिट बन गया, ना ना, रैबिट रैबिट बेटा नहीं बनाना है। थोड़ा अगर इसको और जरा अपन जरा इसको क्लियर कट करें तो आप इसको कुछ इस टाइप से बेटा आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में ये कुछ इस टाइप का भी बेटा बना हुआ रहता है, इस टाइप का भी बना हुआ रहता है। सो इट्स डजंट मैटर, बेसिक आपको शेप समझ में आना चाहिए। ये क्या है F0, ये वाला पार्ट क्या है F1, यहाँ पे ये क्या है F0, ये क्या है F1, ये क्या है F0, ये वाला पार्ट क्या है F1। ठीक है, तो प्रोटॉन आयन यहाँ से बेटा गुजरेगा, इसको ट्विस्ट करेगा और अंदर, और फिर
आ जाएगा बाहर इससे और क्या बन जाएगा, एटीपी बना देगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर ना, आगे चलो चलते हैं।